हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का एक बार फिर से साइंस की इस दूसरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको पता है, साइंस के ब्रांच, साइंस विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर एनसीईआरटी में प्रकाश के परावर्तन के नाम से वो चैप्टर है, यानी कि प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि प्रकाश में एक घटना होती है जिसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। उस पर हमने और डिस्कशन करना शुरू किया। हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। हमने उनके बारे में पढ़ा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उनके गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन उससे पहले हम लोगों को दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि वस्तु क्या होती है, और दूसरा प्रतिबिंब क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है मैं उसी के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले वस्तु या ऑब्जेक्ट आप किसे बोलोगे? ऑब्जेक्ट, वस्तु या ऑब्जेक्ट। इसमें सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के स्रोत को हम लोग वस्तु बोला करेंगे। प्रकाश के स्रोत को हम लोग क्या बोला करेंगे? वस्तु बोला करेंगे। जहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण पर चलकर दर्पण से टकराकर परावर्तित होगी, तो हम उस सोर्स को क्या बोला करेंगे? वस्तु बोला करेंगे। बहुत सिंपल मीनिंग आप समझिए, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आप सब लोग इमेज के नाम से। ये इमेज क्या होता है? ठीक है, आप अपने प्रतिबिंब को डेली देखते हैं, कैसे बनता है या किसे कहते हैं, ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर चलेगी और दर्पण पर क्या होगी? टकराएगी। टकराकर क्या होगी? परावर्तित होगी। और वो सारी परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु पर या उसी बिंदु को हम पहले बिंदु का यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कह देंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ ध्यान देना। प्रतिबिंब किसे बोले करेंगे? तो आप एक शब्द में बोलिए, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को, किरणों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सिंपल, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो प्रतिबिंब होते हैं, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, और मेनली आपको यहाँ पर दो ही प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। नाम से स्पष्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो वहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब, आभास होना, ऐसा लगे कि यहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, हमको दिखाई ना पड़े, ऐसा आभास हो, लगे हमको ऐसा कि यहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, उसको हम बोला करेंगे आभासी प्रतिबिंब। याद रखना, डेफिनीशन आप बोलोगे, अगर परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में किसी बिंदु पर काटती हुई दिखाई दे रही हैं तो वहाँ उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोला करेंगे। और यदि वो परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर काट नहीं रही हैं, बल्कि अगर उनको हम पीछे की ओर बढ़ाएं या हमको ऐसा आभास हो रहा है, यानी कि परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो याद रखना, परावर्तित, एक लाइन में मैं लिख दूं तो ऐसे आप बोला करोगे, परावर्तित किरणें वास्तव में काटें, किरणें
वास्तव में एक दूसरे को काटें, वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं, उसको हम लोग उस बिंदु पर बोला करेंगे कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, यहाँ एक शब्द हमने कहा प्रतीत होना। प्रतीत होना मतलब दिखाई पड़ना, वास्तव में नहीं काट रही, लेकिन अगर हम पीछे की ओर किरणों को बढ़ाएं तो वो उस बिंदु पर काट सकती हैं, काटेंगी, तो हम वहाँ बोला करेंगे परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आप यहाँ पर दो प्रकार के दर्पण पढ़ोगे, एक तो अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है और दूसरा उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना, यहाँ मैं एक स्टार बना के लिख दे रहा हूँ, अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति का मतलब वस्तु कहीं भी स्थित हो, प्रत्येक स्थिति में केवल एक को छोड़कर, केवल एक स्थिति को छोड़कर, और मैं वहाँ उस स्थिति के बारे में आगे आपसे जिक्र भी करने वाला हूँ, केवल एक स्थिति को छोड़कर। आप ध्यान से वीडियो लगातार देखते रहिए, लास्ट तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब केवल एक स्थिति को छोड़कर सदैव कैसा होता है, वास्तविक होता है। और वो कौन सी स्थिति है, किस स्थिति में छोड़ा जाता है, किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, मैं आगे चर्चा करूँगा। तो याद रखना, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब केवल एक स्थिति को छोड़कर प्रत्येक स्थिति में कैसा होता है, वास्तविक होता है। जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, हमेशा आभासी होता है। अभी मैं आपसे वो चर्चा करूंगा, आज तो हमारा टॉपिक अवतल दर्पण ही है, तो आज तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में ही स्टडी कर पाएंगे। अगले टॉपिक में हम लोग उत्तल दर्पण को भी देख लेंगे। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक, आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति। अब मैं वस्तु को इधर उधर दर्पण के आगे कई स्थानों पर, उचित स्थानों पर रखता हुआ चलूँगा। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु कहाँ पर हो, बहुत दूर हो, या आप इंसर्ट कह लीजिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये आपके सामने मैं एक अवतल दर्पण बनाने जा रहा हूँ, आप सब लोग देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है। इधर मैंने लेप लगा दिया, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, आंसर है ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। यहाँ से मैंने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया, आप सबको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये इसका क्या है, पोल है, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका फोकस है, F से मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। मैंने फोकस और वक्रता त्रिज्या के बारे में आप लोगों को संबंध बता के रखा है। फोकस
दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो फोकस होता है ये ठीक ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है। जब भी आप फिगर बनाइएगा इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका मुख्य फोकस हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को हम लोगों ने पिछले टॉपिक में प्रूव कर रखा है। अभी मैं सपोज कर रहा हूँ इनफाइनाइट दूरी पर, देखिए डॉट 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 लाइन से दिखा दे रहा हूँ, यानी कि जो वस्तु से प्रकाश की किरण निकल के आ रही है वो बहुत दूरी पर वस्तु स्थित है, अनंत पर स्थित है, वहाँ से निकल कर आ रही है। और ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो किरण निकल कर आ रही है, ये जो दर्पण पर आकर आपतित हो रही है, ये मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समांतर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये एक किरण जो अनंत पर स्थित वस्तु से निकल कर आ रही है और ये मुख्य अक्ष से कैसी है, समांतर है। यहाँ दूसरी किरण जो उसी वस्तु से निकल कर आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण के इस परावर्तक तल से टकराती है। तो ये परावर्तक तल का काम क्या होता है, ये किरणों को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो आप सबको प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, प्रकाश की किरणों का दर्पण के परावर्तक तल पर व्यवहार, आज मैं यही आपको बता दे रहा हूँ और अगली टॉपिक में इस चीज़ को आगे बताऊँगा। प्रकाश के किरणों का दर्पण के परावर्तक तल पर व्यवहार क्या होता है जब प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराती हैं, विभिन्न तरीकों से। सबसे पहला याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, कहाँ से भैया, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है, आपको ये नियम याद रखना है। इसको ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकली, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको देखा गया तो ऐसा हर जगह हमेशा निकल कर सामने आया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसका उल्टा भी, यानी कि अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो अपोजिट भी इसका सही होता है। अब इसका अपोजिट क्या होता है, शार्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, कहाँ से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही हैं, से होकर जा रही हैं, तो परावर्तन होगा। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी उल्टा सीधा दोनों होता है। उल्टा सीधा दोनों होने का क्या मतलब है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और अगर मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये चीज़ें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। दूसरा सुनिएगा ध्यान से, वे किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं, ठीक है, तो आप ऐसा शार्ट में लिखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। यानी कि यदि कोई आपतित किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो बिना परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी मार्ग से वापस चली आएगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये किरण मुख्य अक्ष के कैसी चल रही है, समांतर। ये भी किरण कैसी चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से, यानी कि ये भी मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, ये मैंने बना दिया, और ये वाली किरण भी मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। यानी कि दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, आंसर है फोकस पर। और जब ये कौन सी किरणें हैं, ये कौन सी किरणें हैं, आंसर है ये परावर्तित किरणें हैं, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन की घटना हो रही है। तो इन परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, फोकस पर।
तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। तो मैं यहाँ 3 चीज़ें लिखता हूँ। सबसे पहले स्थिति, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिबिंब के लिए या प्रतिबिंब की स्थिति। कैसी स्थिति, स्थिति, ठीक। तो स्थिति कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, आपका आंसर होगा फोकस पर। कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ प्रकृति। ये ध्यान रखना, प्रकृति का मतलब कि वास्तविक है या आभासी है। अब आप हमको बताइएगा, किरणें वास्तव में कट कर रही हैं कि या मैं ज़बरदस्ती बढ़ा रहा हूँ, इसको डॉटेड लाइन से कहीं मिला रहा हूँ। आंसर है वास्तव में किरणें काट रही हैं। तो प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक। प्रकृति हो गई वास्तविक। तीसरी बात करता हूँ आकार। ये 3 चीज़ें आपको हर जगह बतानी है। एक तो स्थिति कहाँ होगी, स्थिति मतलब कहाँ पर बन रही है। दूसरी चीज़ प्रकृति क्या है, यानी कि वास्तविक है या आभासी। तीसरा उसका आकार कैसा है। तो आप देख रहे हैं आकार ज्ञात करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, आकार ज्ञात करने के लिए हम जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें काटती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, फोकस से, और वो फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित है। तो आकार कैसा हो गया, बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब बिंदु के आकार का। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बिंदु के आकार का या बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगर यही चीज़ ना हो, प्रतिबिंब मान लीजिए किरणें एक दूसरे को यहाँ काटें, तो अगर मैं इसका आकार पूछूं आप क्या बताओगे। आकार जानने के लिए हमेशा उस बिंदु पर जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। अब ये जो अभिलंब होगा इसकी जो साइज होगी वही किसकी साइज होगी, प्रतिबिंब की साइज होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी कि परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं, आंसर है मुख्य अक्ष पर। तो मुख्य अक्ष पर अगर परावर्तित किरणें काट रही हैं तो मुख्य अक्ष से इस बिंदु पर की दूरी क्या होगी, नगण्य होगी, बहुत छोटी होगी, बिंदु के आकार की होगी। इसलिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु आकार होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है, आकार कैसा होता है, बिंदु के आकार का होता है या बहुत छोटा होता है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। स्थिति नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। स्थिति नंबर किसकी बात करता हूँ, 2। ये तो नोटेबल पॉइंट था, आप याद रखना इस चीज़ का यूज बहुत पड़ता है। नोट, ये तो आपका नोट है, आपको ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट्स से व्यवहारिक चीज़ें जितनी बताई गई हैं आप सबको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी, तभी आप प्रतिबिंब बना सकते हो। मैं एक और स्थिति की बात कर लेता हूँ, अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। स्थिति नंबर, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्थिति नंबर 2 की। फिर से मैं वही अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा हूँ। तो फिर से मैं एक अवतल दर्पण खींच ले रहा हूँ। ये अवतल दर्पण के दूसरे तल को मैंने पॉलिश कर दिया। तो परावर्तन किस सतह से होता है अवतल दर्पण में, अंदर वाली सतह से, यानी कि जिस सतह को हमने पॉलिश किया है उसके अपोजिट वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। सब जैसा हम लोग पहले खींचते थे, ये हमने प्रिंसिपल लाइन खींच ली। ये प्रिंसिपल लाइन पर एक ध्रुव है, मुख्य ध्रुव, और यहाँ पर इसका फोकस है, ये मैंने फोकस दिखा दिया। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। अब मैं वस्तु को धीरे धीरे पास ले आ रहा हूँ, ठीक। अब तक कहाँ थी, बहुत दूरी पर थी। अब मैं वस्तु को दर्पण के समीप ले आऊँगा और देखूँगा हमारा प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है। तो अब मैंने क्या करा, वस्तु को, जब वस्तु दूसरी स्थिति में बताने जा रहा हूँ, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी कि वस्तु को मैं अब पकड़ूंगा और यहाँ कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, आप देख रहे हैं अनंत का मतलब इधर काफ़ी दूरी पर और वक्रता केंद्र यहाँ है, तो इसके बीच में मैं यहाँ मान लीजिए वो वस्तु रख दे रहा हूँ। ये वो वस्तु है, नाम इसका रख दे रहा हूँ ए बी। तो ये ए बी क्या है, वो वस्तु है, यानी कि वस्तु जो है वो इस ए पॉइंट पर रखा गया है, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है।
अब मैं देखना चाहूँगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब मान लीजिए कि एक किरण इससे निकलती है और मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है। ये किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो मुख्य अक्ष के अगर ये किरण समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी भैया? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। बिल्कुल रट लीजिए, फोकस से। तो ये वाली किरण फोकस से होकर गुजर जा रही है। अब सपोज करो यहीं से एक दूसरी किरण भी निकलती है, यहीं से एक दूसरी किरण भी निकलती है ये, और इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। ये किरण निकली, इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, दर्पण के परावर्तक तल पर टकरा गई। तो ये किरण जा रही है, इसलिए मैंने जाने का इंडिकेशन दिखा दिया। ठीक, तो यहाँ से एक दूसरी किरण निकलती है जो इसके वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। तो इसका परावर्तन होगा तो ये पुनः इसी मार्ग पर वापस आ जाएगी, यानी कि इस वाली आपतित किरण का परावर्तित किरण भी इसी मार्ग पर हो गया, और ये वाली आपतित किरण की परावर्तित किरण ये है, यानी कि ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट ली? इस पॉइंट पर काट ली। इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया अपनी स्वेच्छा से बी डैश। क्या नाम रख दिया? बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? बी डैश पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना? बी डैश पर बना। ठीक है ना? तो यहीं पर तो प्रतिबिंब बना, यानी कि जो परावर्तित किरणें होती हैं उनके कटान बिंदु को ही तो हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बी डैश पर काट रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? बी डैश पर बन गया। तो मैं अब यहाँ फिर से वही 3 चीज़ें लिखूँगा प्रतिबिंब के लिए। प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले आपकी क्या आंसर है? सबसे पहले मैं लिखूंगा स्थिति। कहाँ बन रही है? ध्यान से देखिए फिगर को, स्थिति आपको समझ में आएगी। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, दोनों के बीच में बन रही कि नहीं बन रही है? ये बी डैश पॉइंट कहाँ है? एफ और सी के बीच में है कि नहीं है? तो आप कह सकते हो मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब मैं दूसरी बात करता हूँ, प्रकृति। अब बताइए किरणें वास्तव में काट रही हैं कि मैं जो है डॉटेड लाइन से बढ़ाकर उनको एक दूसरे से मिला रहा हूँ? आंसर है वास्तव में काटती हुई दिख रही हैं। तो प्रकृति कैसी बन गई? वास्तविक। कैसी हो गई? वास्तविक। तीसरा आकार देखिए, वस्तु देखिए। अब आकार निकालने के लिए आप क्या करते हो? हमने बताया प्रतिबिंब का आकार खींचने के लिए जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ से मुख्य अक्ष पर आप ये क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो ये बी डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से मैंने मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींच लिया, यही तो वो अभिलंब है, और इसका नाम रख दिया ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश है यही प्रतिबिंब का क्या हो गया? आकार हो गया। अब आप देखिए वस्तु की अपेक्षा इस प्रतिबिंब का आकार क्या है? छोटा है कि नहीं है? तो मैंने लिख दिया प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा कैसा है? छोटा है। अपेक्षा छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसकी स्थिति बता दी, मैंने इसकी प्रकृति बता दी, मैंने इसका आकार बता दिया। आप भी ऐसे इसकी स्थिति बता सकते हैं, इसकी प्रकृति बता सकते हैं और इसका आकार। एक और चीज़ बतानी है। अब जब आप प्रकृति बता रहे हैं वहीं एक चीज़ और बताइए, उल्टा है कि सीधा है? अब आप सीधा प्रतिबिंब किसे कहोगे, उल्टा प्रतिबिंब किसे कहोगे? याद रखना, जिस दिशा में वस्तु रखी गई है अगर उस दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है तो बनने वाले प्रतिबिंब को हम कहेंगे कि वो प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। फिर से कंडीशन समझिए, जिस दिशा में वस्तु रखी गई है अगर प्रतिबिंब भी उसी दिशा में बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। और अगर वस्तु की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वस्तु के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है तो हम बोलेंगे वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। अब आप यहाँ चेक करिए, वस्तु की दिशा किधर की ओर है? ऊपर की ओर। और प्रतिबिंब की दिशा किधर की ओर है? नीचे की ओर। यानी कि वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। कैसा होगा? उल्टा। तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ें बताता चलूँगा, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। सीधा प्रतिबिंब, अगर वस्तु की दिशा में ही प्रतिबिंब बन रहा हो तो उस प्रतिबिंब को हम लोग बोला करेंगे कि ये सीधा प्रतिबिंब है, और अगर वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बन रहा हो तो हम लोग बोला करेंगे वो उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अगले टॉपिक पर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक देखते रहिए। जो भी चीज़ें, जो भी डाउट्स आपके हों वो आप ग्रुप में जो है सीधा हमसे पूछ सकते हैं, और उसका आप लोगों को हम सरल शब्दों में आंसर देने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।